नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईबीएस शिमला के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती होने वाली है, तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या एज रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि हम पूरी तरह से जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करें। तो जिस प्रकार सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो जिस प्रकार आप जानते हैं कि एज लिमिट हर एग्ज़ाम की रहती है, तो इस एग्ज़ाम में जो एज लिमिट रहती है वो जनरल की आपकी 18 से 23 ईयर्स रहेगी और SC ST की आपकी इसी के ऊपर जो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। और OBC की बात करें तो इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और PWD जनरल की अगर हम बात करें तो इसमें 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलने जा रहा है। अगर PWD ST और SC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 15 साल का जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा और PWD OBC की अगर हम बात करें तो 13 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी थी एज से जुड़ी हुई। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहा था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको एज से रिलेटेड, एज से जुड़ा हुआ कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद बात आती है, वो आती है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, अर्थात मिनिमम कितनी क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन हमारी रखी गई है वो रखी है 12th, यानी कि आप जो है +2 पास होने चाहिए। ये इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो सकते हैं, वो चाहे आप आर्ट्स साइड से हो, आप चाहे कॉमर्स साइड से हो और आप चाहे साइंस साइड से हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आपकी सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। हाँ, पहले ये सोचता जाता था कि 10वीं तक होगी, लेकिन 10th तक नहीं, अब जो है 10+2 है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बताने जा रहे हैं जो मेन चीज़ होती है वो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है टाइमिंग की ओर। टाइमिंग आपकी जो है वो 1 घंटा रहेगी, यानी कि आपका 60 मिनट की टाइमिंग रहेगी और जिसमें आपके मार्क्स जो रहेंगे पूरे वो 80 मार्क्स रहेंगे। इतने मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाइमिंग के साथ साथ जो सब्जेक्ट हमारे रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, साइंस और मैथ के साथ साथ एप्टीट्यूड भी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस जो है हमारे पास काफ़ी वास्ट है, लेकिन जो हमारे पास टाइमिंग है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रह जाता है कि हम किस तरीके से किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें रीजनिंग की और बात करें हम मैथ की, इसके आपको बहुत ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और ये डिपेंड भी आपकी प्रैक्टिस पे ही करते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इनकी करते हो, आपको उतने ही जल्दी ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम इंग्लिश की करें, हिंदी की करें, साइंस की करें, तो मेहनत की इनमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पेपर आपका पूरा का पूरा होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ही यानी आपके पास ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4 या ABC करके, तो उसमें से आपको मार्क करने हैं। आपका जो भी आंसर आएगा वो आपने उसमें दिखा देना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको मार्क्स की जो डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, लेकिन आगे जो आता है वो आता है हमारा पर सेक्शन कितनी वेटेज जो रहेगी हमारी एग्ज़ाम में मार्क्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी सेक्शन की, जो जनरल हिंदी आपकी रहती है, इसमें कोई आपका ऐसा नहीं रहता है। हिंदी आपकी जो बेसिक हिंदी रहती है, जो जनरल हिंदी रहती है, वही आपको हिंदी इस एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। ये आपकी पूरे 16 नंबर की हिंदी इसमें रहेगी। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी आपकी जनरल इंग्लिश रहती है। जो आपकी ग्रामर इंग्लिश हो गई, कुछ पोर्शन आपका रीडिंग का हो गया, कुछ पोर्शन आपका ग्रामर का हो गया, तो ये सारा पोर्शन इसमें कवर रहता है। इससे भी आपको लगभग 16 जो मार्क्स है वो देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मैथ्स की और साइंस की, ये कंबाइन है दोस्तों। मैथ्स और साइंस कंबाइन अगर हम कह दें तो 16 मार्क्स का है। हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैथ्स और साइंस के जो मिसलेनियस जो आपके क्वेश्चन है वो आपको 16 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के भी आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जीके जीएस की अगर हम बात करें तो इसमें भी 16 क्वेश्चन हम देखने को मिलते हैं। और अगर आपको ध्यान आ रहा होगा एचपी का जिक्र नहीं है, तो एचपी का जिक्र भी आपका जीके जीएस के साथ ही इंक्लूड हो जाता है। एचपी के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपको इन 16 मार्क्स में ऐड होके मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बताया, पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी रह जाता है, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस पेपर का पैटर्न क्या है, कौन सी बात पूछी जा रही है, और पूछी भी जा रही है तो कहाँ से पूछी जा रही है। तो यही सब बातें डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि किस प्रकार से हमारे जो सेक्शन है वो किस प्रकार से रहेंगे और कितने मार्क्स का हमें इसमें वेटेज प्राप्त होना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक हमने जो बताया आपको कि कितने मार्क्स का नंबर, आप कितने मार्क्स जो है किस सेक्शन से आपको प्राप्त होने हैं, लेकिन सेक्शन में भी आपकी बहुत सी चीज़ें पढ़ने को रह जाती है। तो अब हम वही डिस्कस करेंगे कि अगर आप इंग्लिश सेक्शन पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात आती है हमारी ग्रामर की। ग्रामर की बात में हम देख लीजिए, ग्रामर में आपके हो गया नाउन, हो गया आपका प्रोनाउन, हो गया आपके टेंसेस, हो गए आपके वर्ब, हो गए और आपके एडवर्ब हो गए या फिर आपके आर्टिकल हो गए। क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है इस पेपर में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल के अलावा भी आपकी ये जो सब चीज़ें, ये ग्रामर का पोर्शन है, तो ये ग्रामर के पोर्शन में ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती है। दूसरी आती है सिनोनियम, यानी कि जो समानार्थी के आपके शब्द होते हैं, यानी कि जो जिस प्रकार हम देखते भी है, एंटोनियम आपके आ गए, फ्रेजेज आपके आ गए, कॉम्प्रहेंशन आ गया। जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ पोर्शन जो रहता है वो हमारा रीडिंग का भी रहता है, यानी कि रीडिंग से भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम जो है आगे उसमें प्रोसीड प्रॉपरली कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ग्रामर के बेस पे ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा सकता है। और आगे हम बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस की। आपको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करने के लिए ये सेंटेंस मिल जाएंगे, और उसके लिए भी आपको रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब हम शब्द को समझ सकते हैं, जो वोकेबलरी रहती है उससे भी आपको इंग्लिश के जो पेपर है इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर हम बात करें प्लूरल फॉर्म की, फिर हम बात करें टेंसेस की, करेक्शन की। देखिए, अगर हम बात करें करेक्शन की और बात करें ग्रामर की और बात करें हम अपना फिल इन द ब्लैंक्स की, तो ये जो सब, ये तीनों ही चीज़ें जो है आपकी ग्रामर से ही निकलनी है, क्योंकि ये ग्रामर के बेस्ड ही टॉपिक रहते हैं। क्योंकि ग्रामर के बेस्ड टॉपिक में करेक्शन में आपको ये दे देंगे कि यहाँ पे आपका वर्ब आएगा या फिर नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, ठीक है। दूसरी ओर हम देखें कि इसी फॉर्म में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाएंगे। तो ग्रामर का तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर जो है आपका जो मेजर पोर्शन है वो आपका ग्रामर ही कवर करेगी। तो हमारा जो सबसे पहला फोकस वो ग्रामर पे रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी जो हमारी भाषा रहती है, ठीक है, हिंदी के भी हमारे कुछ मेन जो टॉपिक है वो रहते हैं, क्योंकि हिंदी अगर हम देखें तो बहुत ही आपकी पढ़ने के लिए वास्ट है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम रहता है उसमें कोई सिलेक्टेड पैटर्न रहता है, सिलेक्टेड पैटर्न में से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। तो वही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हो गई आपकी संधि की, जो संधि रहती है। उसके बाद हो गए हमारे समास, मुहावरे हो गए हमारे, इडियम एंड फ्रेजेस हो गई आपकी, शब्दकोश हो गया आपका, एंटोनियम्स हो गया आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और कॉम्प्रहेंशन हो गया आपका। ये जो सब पोर्शन आपका रहना है ये हिंदी का ही आपका रहता है। और हिंदी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मानिए आप इन्हीं जगह से आपको देखने को मिलेंगे, सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें आगे, अगला पोर्शन हमारा आता है रीजनिंग का, जिसे हम कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप देखिए साइकोलॉजिक रीजनिंग हो गई आपकी, क्यूब एंड डाइसिस हो गया आपका, कोडेड डिकोडिंग हो गया आपका, डायरेक्शन हो गया आपका, एनलॉगी हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, नॉन वर्बल हो गया आपका, मिरर इमेजेस हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया आपका। और आप बात करें क्लॉक्स एंड कैलेंडर आपको देखने को मिल रहा है, नंबर सीरीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जो रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी और काफ़ी वास्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक एक नंबर के लिए हमें फ़ाइट करनी है। अगर हम एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करेंगे वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा जो है हर एक जो चैप्टर है, हर एक जो पॉइंट है वो स्ट्रांग होगा। वो तभी हो पाएगा जब हम कॉन्टीन्यूसली ये सब चीज़ें पढ़ें। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमने किस तरीके से ये पढ़ाई करनी है और कहाँ से हमने किस तरीके से इसको रिलेट करना है चीज़ों को, ताकि हम जो एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये तो बात रही रीजनिंग की। अब मैं आपसे बात करूँगा मैथ्स की, जिसे मैथमेटिक्स भी बोलते हैं हम। मैथ्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट इसमें रेशो प्रपोर्शन का रहता है। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही हम इंक्लूड करते हैं। नंबर सिस्टम हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इसमें हम स्पीड भी इंक्लूड कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें हम, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, रेशो एंड टाइम की बात करें, और फंडामेंटल करें हम, फंडामेंटल में हमारे कुछ जो बेसिक से पॉइंट है वो रहते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें मिक्सर एंड एलिगेशन की तो ये रहता है। फिर हम बात करें एवरेज की, फिर हम बात करें डिस्काउंट की, डेसिमल की और टाइम एंड वर्क की। तो यहाँ भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। आपको पढ़ने की और मेहनत करने की ज़रूरत
काफ़ी रहती है। और आप विश्वास रखिए, जो हमने पैटर्न बनाया है, ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, ये हमने पूरा एनालाइज करके जो पिछले जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके पुलिस कांस्टेबल के, उन्हीं चीज़ों को हमने ध्यान रखते हुए ये बात बनाई हुई है, सिलेबस बनाया हुआ है। तो ये तो बात रही मैथ्स की। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज की हम बात करें, एब्रीवेशन की बात करें, बजट की करें, बजट चाहे आप हिमाचल प्रदेश बजट की बात करें या फिर जो हमारा कंट्री का बजट आता है उसकी बात करें, वो दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, क्योंकि खासकर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि जितने बार भी हिमाचल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट डे से देखने को अवश्य मिलता है। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हर वीक, इवन हर मंथ और हर ईयर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, तो उनको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगली बात करें, इंपॉर्टेंट आपकी इकोनॉमिक न्यूज़ हो गई, आपकी इकॉनमी से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, कहाँ कहाँ आपकी जो कंट्री है वो आपका करंट अफेयर में रही, तो हम दूसरी ओर इसको करंट अफेयर भी कह सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर की बात करें हम, प्रीवियस आपके 5 to 6 मंथ के आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी बुक किस ऑथर द्वारा लिखी गई है, और ये भी पूछा जा सकता है कि वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, क्योंकि आजकल ये होता है कि कोई जो फेमस पर्सनैलिटी है वो किसी बुक को लॉन्च करती है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ये बुक लिखी गई और लॉन्च किसके द्वारा की गई। साइंस की बात करें, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज की बात करें हम, जैसे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कंट्रीज फर्स्ट या फिर इंडियाज फर्स्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न है हिमाचल प्रदेश जो सरकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें रहता है। उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भारत का पहला कोई राज्यपाल कौन था, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में फर्स्ट हमारे जो चीफ जस्टिस थे वो सब कौन कौन थे फर्स्ट रिलेटेड, या फिर हम आपकी पहली जो महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली वो कौन थी। तो ये जो सब है ये आपके इसी में इंक्लूड होंगे साइंस एंड इनोवेशन में। कंट्रीज़ कैपिटल, ये बहुत ज़रूरी रह जाता है कि जो हमारी कंट्रीज़ है, जो करंट में हमारी कंट्री है, जो हमारी करंट में हमारी कंट्रीज़ रही है, वो सभी जो कंट्रीज़ है हमारी करंट अफेयर में जो रही है, उन कंट्रीज़ की कैपिटल, और साथ ही साथ अगर हम बात करें करेंसी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनती है। आगे बात करें हम स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में जो कोई आपके इंपॉर्टेंट कप हो गए, किस टीम ने कौन सा कप जीता, या फिर कोई हमारी फेमस पर्सनैलिटी है वो न्यूज़ में रही, या कोई आपकी इंडिया की जो प्लेयर है वो कहीं किसी देश में कोई कप जीत के आई, तो ये उसमें इंपॉर्टेंट पड़ता है। अगली बात करते हैं हम इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ये इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि कई बार ये रहता है कि हमारे देश को किसी कंट्री के द्वारा लोन दिया जाता है, या हमारे टाई अप्स होते हैं, या हमारे MOUs होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को कोई लोन दिया है, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ने कोई अगर लोन दिया है इंडिया को, तो वो कितने मिलियन का दिया है। तो यहाँ से आपसे इतना डीप पूछ सकते हैं कि कितने मिलियन का दिया, और ये भी पूछ सकते हैं किस कंट्री के किस बैंक द्वारा या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कौन है, और इसके जो हेड पर्सन है वो कौन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और अंत में अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की हम बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही जो करंट अफेयर है वो हमारे बनते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो ये तो बात रही हमारा जो पैटर्न है वो क्या रहना है एग्ज़ाम का, मैंने आपसे सभी डिस्कस किया। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भविष्य में भी हम आपसे के साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मिलते रहेंगे, ताकि आपको जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प होती रहे हमारी ओर से भी, और आपके एफर्ट्स भी बढ़ चढ़ कर भाग आए। तो फिर एक बार आपका धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए, और हमारा जो YouTube चैनल है IBS शिमला का ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो नई अपलोड होती है तो आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वंस अगेन।